स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर, जिसकी सीरीज लगातार चला रहे थे और ये पार्ट नंबर आज का 60 है। इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं उन पार्ट्स को तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाइए। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे ग्रुप डी की, तो वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और आने वाले जो भी पार्ट्स होंगे वो भी वहाँ पर हम ऐड करते जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन आप जानते होंगे दोस्तों, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इस वजह से इन क्वेश्चंस को समझेंगे, ट्रिक के साथ भी समझेंगे। दोस्तों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए नए नए वीडियोस हम लाते हैं। पहला क्वेश्चन, निकायों के बीच डैश हमेशा बराबर और विपरीत होता है। तो बल जो होता है वो दो पिंडों, जैसे मान लो ये पिंड है और ये पिंड है, तो विपरीत दिशा में ये इधर बल लगाएगा, ये इधर बताएगा, लेकिन बराबर बल लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद नहीं है। तो देखो, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। यहाँ पर सामवेद तो नहीं दिया है, वो भी है वेद, लेकिन कृष्ण वेद नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बतानी है, कितनी होगी। तो देखो, हमारे लिए फॉर्मूला होता है हमेशा गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m और v स्क्वायर। हाफ मतलब 1/2 और m का मतलब 10 और वेग कितना है 4 और 4 का स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है और v है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 8 16 हो जाएगा। तो आगे आएगा यहाँ पर 8 दाम 80 यानी कि 80 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और एक सीधी सड़क पर 8 सेकंड के लिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करती है। इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखो, इसके लिए फॉर्मूला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s मतलब वहां पर कितनी दूरी है ये होता है, और u का मतलब देखो विराम से अवस्था में चलती है, तो पहला वेग जो होता है वो u माना जाता है, अंतिम वेग को भी मानते हैं। तो विराम अवस्था में चली होगी तो u की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी, क्योंकि रुकी रही होगी गाड़ी, तो कुछ चाल रही नहीं होगी, तो 0। जब u इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। a कितना दिया है, a मतलब त्वरण है तो 3 है, और t का स्क्वायर, t मतलब 8 और 8 का स्क्वायर 88 64 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 3 या 6, 2 दूनी 4 यानी कि 32। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 तो हट ही जाएगा, तो 2 गुणे में आ जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर 3 होगा, 3 गुणे में आ जाएगा 32। अब इसका मल्टीप्लाई अगर आप कराएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिको 9, 96 मीटर। जो वो दूरी चलेगी यानी कि s जो आएगा वो 96 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला माफ कीजिएगा चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसमें ये तो हमने पहला वाला बता दिया, और भी 2 फार्मूले होते हैं, क्योंकि 3 होते हैं ना गति के नियम। v बराबर u प्लस ए टी, और लास्ट होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, कॉपी अगर आपके पास है तो आप नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन देखो, 18% व्यस्त समय पीक टाइम अधिभार के साथ कटौत टैक्सी का किराया 531 है। अधिभार के बिना कुल भुगतान राशि, देखो कुल मिला के ये मान लो कि अगर 100 रुपए की हमारी कोई चीज रही होगी, उसमें से 18% जीएसटी लगा दो, तो 18 यानी कि 100 का 18% 18 ही तो आएगा। अब आगे देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 118। 118 क्यों, क्योंकि 100 हमारा मेन होगा और 18 ये हो जाएगा, तो 118 हमारे हिसाब से हो रहा है। कितना हो रहा है, 118। अब हमारे हिसाब से 118, क्वेश्चन के हिसाब से 531, तो इसको जब आप काटेंगे करेंगे तो ये आएगा 59 गुणे में 2, क्योंकि 118 का दोगुना होता है 59 का दोगुना 118। और ठीक वैसे ही अब देखो 59 का अगर हम 9 गुणा करेंगे, यानी कि इसको हमने तोड़ करके लिख दिया है, तो 59 से कट जाएगा, 2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9। अब हमने बोला था कि स्टार्टिंग में भुगतान के बगैर यानी कि अधिभार के अलावा अगर देखें मेन राशि हमारी क्या थी बिना टैक्स के, तो वो थी 100 रुपए।
100 ही तो माना था हमने स्टार्टिंग में। तो अब ये बताओ 2 को हम 100 बनाना चाहते हैं तो 50 से गुणा कर देंगे और यहाँ 50 से करेंगे तो इधर भी 50 से गुणा करेंगे। तो 100 की वैल्यू हो जाएगा 9 पन्ना 45 0 यानी कि 450। ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला में अगला शब्द बताएं, तो यानी कि अगला वाला क्या होगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पर ये 11 को हमने 9 लिख दिया यानी कि 2 घटा दिया है 9 और 9 में से 2 घटाया तो 7 आ गया, 7 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। स्टार्टिंग में 5 होगा जो कि सब में दे के रखा है और लास्ट में 22 होगा सब में दिया है, तो हमें लास्ट वाला मैच ही नहीं करना, सेकेंड वाला आप मैच करो। पी के बाद देखो आया है आर, तो पी के बाद क्यू का गैप किया एक का और आर आ गया, आर के बाद एस का गैप किया टी आ गया, टी के बाद देखो यू का गैप करके क्या आ जाएगा वी आ जाएगा यानी कि 5v हो जाएगा। तो 5v इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या देखना है इसके आगे वाला तीसरा, क्योंकि ई और सी इनमें दोनों की लड़ाई चल रही है। तो ई और सी में देखो तो के के बाद क्या आया है, के के बाद आया है आई, ये कैसे, के के बाद देखो एल एम एन, या उल्टा आप कर लो, उल्टा इसका किया जाएगा। जैसे देखो आई है तो आई के बाद देखो यहाँ पर आ जाएगा जे, जे और के आ गया है, मतलब एक का गैप करा है और यहाँ पर देखो जी के बाद एच का गैप है आई आ गया है। तो अब ये बताओ आप क्या एक गैप करके यानी कि जी के जस्ट दूसरे नंबर पे कौन रहा होगा, तो ये रहा होगा दोस्तों ई। ई कैसे, ई के बाद देखो एफ और यहाँ पर आ गया है जी, तो जी तो है ही, तो ई रहा होगा। तो 5v और ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में बर्डी और ईगल शब्द का उपयोग किया जाता है, तो ये गोल्फ में किया जाता है, जो खेल होता है गोल्फ वो करा जाता है, बर्डी और ईगल का यूज होता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देखो आसान दिया है लेकिन कई बार जो पॉइंट वाला होता है वो कंफ्यूजन में डाल देता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ, आपको और अच्छा समझ में आएगा। 0 0 और एक 0 है, कितने 3 0 हैं यहाँ पर। ये आगे देखो 1 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखने हैं आपको। 7 4 और 8, अब इधर कुछ नहीं तो आप 0 मान लो। अब घटाना है तो घटा दो, 5 में से 0 गया तो 5 ही आएगा। अब इधर देखो 0 है तो 0 को आप मानो 10, 10 में से 8 जाएगा तो आएगा 2। यहाँ पर देखो 9 में से 4 जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 रहा होगा, एक इसको दे दिया होगा तो 9 बचेगा। 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा और इधर का एक जा चुका होगा तो 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, यानी कि 1.2525 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कितना धुरंधर क्वेश्चन दे के रखा है लेकिन फिर भी डरना नहीं है आपको। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एक आदमी ओ बिंदु से यात्रा शुरू करता है और पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर जाता है, बिंदु ए पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन को करने मत बैठा जाया करिए डायरेक्ट, पहले आप ये देखा करो लास्ट में कि पूछा क्या जा रहा है, दिशा को हमें लेकर चलना है या दूरी को लेकर चलना है। तो लास्ट में देखो बिंदु सी पर, और सबसे बड़ी बात है कि हमें सी तक ही जाना है, आगे बेकार का दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। सी पर वह आदमी किस दिशा की ओर मुख है, यानी कि दिशा केवल बतानी है। ठीक है भाई, अब देखो ओ से शुरू किया, यहाँ की तरफ का चला, किधर चला, पश्चिम की तरफ, इधर चला होगा, ए पर पहुंच गया। ठीक है, ए पर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है तो मान लो मुड़ा दो, दूरी दूरी हटाओ। ठीक है, फिर बिंदु पर पहुंच जाता है बी पर, बी के बाद क्या है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पर मुड़ता है, फिर सी पर पहुंच जाता है। अब आप बताओ कि उसका मुंह किस तरफ है, तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि ये यहाँ पर हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम, तो ये पूर्व है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन भुजाओं वाले एक बहुभुज में कितने किनारे हैं, तो देखो जो किनारे हैं वो एन भुजा वाले में एन ही किनारे होते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3, 3 भुजाएं तो 3 कोने भी होना चाहिए। देखो 1 2 और 3 कोना है, तो ऑप्शन नंबर एन वाले पे भी एन ही कोना होंगे, ऑप्शन पहला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र की दर्पण छवि की पहचान करिए, तो दर्पण छवि की पहचान करना है हमको। तो दर्पण में क्या होता है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया होगा तो हमें ये दायां वाला जो होता है, ये वाला दायां वाला ये बाईं ओर हो जाएगा और बाईं ओर वाला दाईं ओर हो जाएगा, ऐसे पलट जाता है। ठीक है, अब देखो ये देख रखा है, इसमें से देखो कहीं पर कलर नहीं है इस पिक्चर में, तो इसका मतलब ए तो पहले कट हो गया और डी भी पहले कट हो गया। अब हमें लड़ाई देखनी इसमें और इसमें, तो जरा ध्यान से आप देखो कि इसमें से जो मोटी लाइन है वो सिर्फ किनारे पर है, यहाँ पर ये किनारे पर है मोटी लाइन,
बाकी कहीं पर मोटी लाइन नहीं है। जबकि इसमें देखो यहाँ पर किनारे तो दिया ही दिया है, लेकिन यहाँ भी मोटी लाइन दे दिया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस वजह से बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर केवल बी बचता है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसको मौत की सजा को कम करने की शक्ति प्रदान है? तो वो राष्ट्रपति को है, क्योंकि राष्ट्रपति क्षमादान की याचिका अगर कोई दायर करेगा या उनसे कुछ कहेगा, तो अगर वो चाहें तो किसी की जो सजा है मौत की वो कम कर सकते हैं या उसको खारिज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये इक्वेशन दे के रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखो भाग को सॉल्व किया करो। तो भाग वाले को यानी कि इतना उठा लेते हैं। अब 2 का जो क्यूब होता है ये कितना होता है? 8। क्यों? क्योंकि 2 को 3 बार लिखेंगे, ऐसे और ऐसे, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, तो 8 आएगा। और ये अगर 8 आया तो 8 से भाग देंगे 32 को, तो 8 चौको 32 4 बार में जाएगा, मतलब हो जाएगा 66 गुणे में 4 और यहाँ पर आएगा प्लस का 8। अब हमारे पास पता होता है कि इसमें हम हमेशा लगाते हैं, पहले भाग को सॉल्व करेंगे, गुणा और जोड़ और फिर घटाना सॉल्व करेंगे। तो गुणा वाला सॉल्व कर लो, 4 छंग 24 हो जाएगा और 4 छंग 24 और 2 26 हो जाएगा। इसके बाद 8 और जोड़ना है तो आप 8 जोड़ दो, 8 तो 8 4 12 हो जाएगा, 6 1 7 और 2 272 हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा वाला राइट ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष बाद एक माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 46 है। बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है 4 साल बाद, तो मैं मान लेता हूँ इसको मदर और बेटी को डॉटर, ठीक है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए 4 साल पहले या कुछ है, तो अभी कंडीशन देखो, एक समय ऐसा आएगा जिसमें मम्मी की आयु बेटी की आयु की दोगुना हो जाएगी। मान लो कि अगर ये x साल की होगी तो मम्मी उनकी हो जाएगी 2x की। ये कभी है, लेकिन कब का है? 4 साल बाद। 4 साल बाद का मतलब अभी अगर प्रेजेंट की निकालें तो इसमें से 4 घटा देंगे, क्योंकि हम 4 साल आगे का हम निकाला है ना हमने, तो पीछे करेंगे ना उसको बराबर लाने के लिए, तो ये हो जाएगा इतना। अब कह रहा है उनकी वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान आयु हमने बना लिया उसको। वर्तमान आयु का योग जो है वो है 46 डिग्री, तो आप सबको 46 वर्ष है तो कर लो। तो 2x और x हो जाएगा 3x माइनस का 4 4 8 बराबर में 46। तो 3x बराबर में हो जाएगा 46 4 हो जाएगा 54 और x बराबर आ जाएगा 18। अब x 18 है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब कह रहा है बेटी की वर्तमान आयु, बेटी की वर्तमान आयु कितनी थी? x माइनस का 4, तो x है 18 और 4 आप हटा दो उससे, तो 14 बचेगा। वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। तो देखो गलत युग्म, इनका पीएच मान दे के रखा है, तो नींबू का पीएच मान होता है 2। देखो कई बार होता है कि 2 लिखा होता है या 2.4 लिखा होता है, तो भी आप उसको वही समझना, यही होता है लगभग। जठर अम्ल का जो होता है वो होता है यहाँ पर ये 1 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5। कास्टिक सोडा, देखो ये अम्लीय कास्टिक सोडा नहीं, क्षारीय हो सकता है, तो 5 नहीं होता, इससे ज्यादा का होता है, ठीक है। अब देखो हमने बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपको याद होगा, कि यहाँ पर अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगर वो 7 से ज्यादा है तो हो जाएगा क्षारीय। अगर 7 होगा पीएच मान किसी भी पदार्थ का, तो वो हो जाएगा उदासीन, ठीक है, ना तो क्षारीय होगा और ना ही अम्लीय होगा, ऐसा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कितना भयंकर क्वेश्चन था, इसको देख करके बहुत से लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ऐसे कर रहे होंगे तो आप आसानी से करके आओगे। देखो नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी रेखाओं का उपयोग किया गया है, ठीक है। अब इसको काउंट करते हैं पहले। ये हो गया 1 2 ये 3 4, ठीक। वैसे ही 5 6 7 8, ठीक। ये हो जाएगा 9 10 11 12 13, ठीक है। अब देखो अगला, ये हो जाएगा यहाँ पर 14 15 16 17 18 और 19, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगी ये लाइनें। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं तीसरा वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो दर्पण छवि बनाना है, और दर्पण छवि एकदम आसान होता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप कर पाएंगे। तो जितने जितने टाइप्स के आते हैं हम जरूर बताते जाते हैं उनको। तो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा कैसा? दर्पण यहाँ पर रखा है, जब कभी ऐसा दर्पण रखा हो तो जो
छवि बनेगी जल में, यानी कि जलीय प्रतिबिंब जो बनेगा ठीक वैसे ही इसका भी प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि कोई चीज़ अगर ऐसी है तो वो हो जाएगी अब इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर m है तो अब उल्टा m हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। बचा हमारे पास ऑप्शन बी, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। इसमें कथन में कहा जा रहा है राजेश की स्थिति ऑपरेशन के बाद सुधर जाएगी, यानी कि राजेश का अगर ऑपरेशन हो जाता है तो उसकी स्थिति सुधर जाएगी। धारणा हम क्या लगा सकते हैं, राजेश का ऑपरेशन इस स्थिति में किया जा सकता है। तो भाई किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति को हमें सुधारना है और इसके लिए ऑपरेशन करना होगा, तो ऑपरेशन किया जा सकता है। दूसरा है राजेश का ऑपरेशन इस स्थिति में नहीं किया जा सकता। अरे भाई यहाँ पर यही तो बोला है कि अगर उसकी स्थिति को सुधारना है तो ऑपरेशन करना होगा, और यहाँ पर कह रहा है ऑपरेशन इस स्थिति में नहीं करना। अरे भाई गलत कह रहे हो। तो ऑप्शन नंबर की ओर पहला ही सही हो जाएगा, केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कथन निष्कर्ष से लगातार दोनों भाई एक साथ आ गए हैं। तो यहाँ देखो, इसको देखते हैं। कथन कह रहा है कुछ जैगुआर चीते हैं और कुछ चीते तेंदुए हैं, कुछ पैंथर्स तेंदुए पैंथर्स हैं। जब कभी ऐसा आता है तो आप सर्कल बनाना शुरू कर दो। ये बनाओ यहाँ पर, और कुछ वर्ड आता है तो एक दूसरे के अंदर ऐसे करके बनाए जाते हैं। तो देखो कुछ जैगुआर, तो मान लो कि जैगुआर जो हैं वो चीते हैं, और चीतों को मैं CH लिख देता हूँ। दूसरा कह रहा है कुछ चीते तेंदुए हैं, तो मान लिया हमने कि यहाँ पर ये हो जाएगा तेंदुआ, ये तो तेंदुआ को लिख देते हैं T। ठीक है, कुछ तेंदुए। अब कह रहा है यहाँ से देखो कुछ, और कुछ तेंदुए पैंथर्स हैं, तो एक मैं और बना देता हूँ यहाँ पर सर्किल ऐसे करके। ये टी को मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए। टी यहाँ हो जाएगा ऐसे करके, टी यहाँ लिख दिया। एक और सर्किल बनाते लूँ ऐसा करके। इसमें कह रहा है कुछ तेंदुए पैंथर्स है, तो पैंथर्स को मैं लिख देता हूँ P। अब आते हैं यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष है कि कुछ पैंथर्स चीते हैं, तो देखो कुछ जो पैंथर्स हैं वो चीते हैं, तो P वाला क्या CH यानी कि चीते में मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम ऐसे भी तो बना सकते थे, तो बिल्कुल आप बना सकते थे। जब कभी ऐसी कंडीशन आए कि ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, तो हमेशा गलत ही मानना आप। दो तरीके से जब भी कभी आंसर आ रहा हो तो उसको गलत मान लो। तो ये तो गलत हो गया पहला वाला। दूसरा क्या कह रहा है, कोई पैंथर्स चीता नहीं है, तो कोई पैंथर्स चीता नहीं है। तो देखो इस स्थिति में तो है कि कोई भी पैंथर्स चीता नहीं है, लेकिन हम अगर ऐसा बना दें तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जब कभी डबल डबल कंडीशन दोनों में दी हो, इसमें और इसमें, तो केवल एक ही कंडीशन फॉलो होगी, या तो ये वाला बनेगा या तो ये वाला फिगर बनेगा। तो या तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा या तो दूसरा ही सही होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर चौथा, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, राइट। चौथा, निम्नलिखित में से किसका जन्म वर्ष 1861 में हुआ था? तो ये 1861 में जन्म हुआ था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आप में से पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, यानी कि नेशनल एंथम है, इसको किसने लिखा हुआ है? ठीक है, देखते हैं कितने लोग को ये आ रहा है। ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन है इसलिए इसको छोड़ते हैं। कथन निष्कर्ष का, और इसमें कहा जा रहा है श्री एक्स ने श्री वाई का कार्यालय में अपमान किया, यानी कि एक्स ने वाई का अपमान किया और वह भी अन्य सभी सहकर्मियों की मौजूदगी में। यानी कि एक्स ने क्या करा है, उसकी बेइज्जती करी है वाई की, और सबके सामने करा है। अब निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, श्री एक्स श्री वाई को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है भाई कि पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी की आप बेइज्जती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई गलती भी कर दी हो, सबक सिखाना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कह रहा है श्री एक्स कार्यालय में लोकप्रिय नहीं थे। अब देखो लोकप्रिय नहीं थे, तो अगर लोकप्रिय ना होते तो उनको अपमान करने की कोई ज़रूरत ही ना होती। मान लो अगर आपको कोई अपमानित करे और ऐसे लोगों के सामने जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो उतना कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि आपके जानने वालों के बीच में फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से ये भी सटीक नहीं बैठ रहा है, तो कोई भी सही नहीं हो जाएंगे। पहला और दूसरा, यानी कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है देखो, एक छात्र कमरे के तल में कोई भारी किताब शेल्फ में 2 मीटर ऊंचाई पर रखने के लिए उठाता है। इस प्रक्रिया के दौरान छात्र 5 सेकंड लेता है। छात्र द्वारा किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा F बराबर mgs, यानी कि किया हुआ कार्य निकालना है, तो W बराबर mg और h आएगा। अब mgh और m क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है, यानी कि mg पूरा का पूरा भार होता है।
ठीक है। तो mg को हम कहते हैं भार, तो भार पे डिपेंड करेगा और ऊंचाई h पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, चौथा वाला हो जाएगा। पुस्तक का भार क्या है यानी कि mg, और बुक शेल्फ की ऊंचाई यानी कि h क्या है, इन पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हालांकि क्वेश्चन तो छोड़ दिया है क्योंकि ये इनकरेक्ट क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको भी हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज कर जाता है। क्या कह रहा है, एक पार्किंग क्षेत्र में दो द्वार हैं, एक पूर्व की ओर है जो प्रवेश द्वार है। मान लो मैं ऐसा बनाता भी चाहता हूँ, एक मान लो कि ये पार्किंग एरिया है, ये पूरब की तरफ है, अगर ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक द्वार है जो भी क्या करता है, एंट्री के लिए है, ठीक है। और दूसरा पश्चिम पर है यानी कि इस तरफ है, जो किसके लिए है, बाहर जाने के लिए रास्ता है। अब एक कार क्या करती है, सीधे मार्ग में पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश द्वार से आती है। मान लो ये इधर से आएगी, अब आने के बाद ऐसे आई होगी, अब क्या कह रहा है, 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाती है। तो 90 डिग्री मतलब कि इधर की तरफ वो मुड़ गई 90 डिग्री। अब पार्क में हो जाती है पार्क, तो पार्क हो गई, मान लो यहाँ पर खड़ी हो गई होगी कहीं पर। कार का बोनट किस दिशा में होना चाहिए, यानी कि कार का जो हिस्सा होगा अगला वो किस तरफ होगा, तो उत्तर की तरफ होगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, चौथा सही उत्तर है। अगला है, जूल प्रति कूलाम जैसा ही है, तो यानी कि वाट को हम लिख सकते हैं क्या, जूल प्रति कूलाम। तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, UIDAI का पूरा नाम क्या है, ये आप जरूर याद रख लेना क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए और इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। यू से होता है यूनिक, आई आइडेंटिफिकेशन, डी से होता है आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि UIDAI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों आज के क्वेश्चंस यहीं तक रखते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ पूछना या फिर कहना चाहते हो तो आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे और देते भी हैं। आप में से जितने लोगों ने कमेंट्स करे होंगे उन सब का रिप्लाई हमने दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगली वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। साथ ही साथ दोस्तों हमने सारे पेपर लगातार हम करा रहे हैं, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, NTPC। तो अगर आप कोई सा भी देखना चाहते हैं पार्ट, तो सभी की हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। तो जो भी रेलवे का पेपर आप पिछला देखना चाहते हैं उसी में क्लिक करिए प्लेलिस्ट में, तो आप आसानी से देख पाएंगे। और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाए हैं सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर हैं, ये कहीं से लिखा हुआ या कुछ नहीं है, प्रैक्टिस पेपर नहीं है, ये रियल क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।